दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास टू स्टेट्स, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। अब तक दोस्तों हम लोग सुन चुके हैं कि कृष्ण मल्होत्रा की माँ अनन्या को पसंद करने लगी है तथा अनन्या का परिवार भी कृष्ण मल्होत्रा को पसंद करने लगा है। अभी भी यह दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद नहीं करता। कृष्ण मल्होत्रा और अनन्या दोनों यह तय करते हैं कि उनके परिवारों को भी आपस में मिलना जुलना चाहिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए वे गोवा टूर का प्लान करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि गोवा में अनन्या का भी परिवार तथा कृष्ण मल्होत्रा का भी परिवार एक दूसरे से मिले। तो दोस्तों चलिए गोवा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। आइए सुनते हैं इस उपन्यास के 91वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, मुझे उसकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं। घमंडी औरत, माँ ने कहा। हम टैक्सी स्टैंड पर खड़े थे। अनन्या और उसके पेरेंट्स से 2 घंटा पहले मैं और माँ गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर उतर गए थे। मैंने कोशिश की थी कि दोनों फ्लाइट्स के गोवा पहुँचने के बीच कम से कम फासला हो। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वे शांत लोग हैं, मैंने कहा। उन लोगों के ज़्यादा बहकावे में मत आओ, माँ ने कहा। ऐसा नहीं है, लो वे आ गए, याद रखना उनका मुस्कुराकर स्वागत करना, मैंने कहा। अनन्या के पेरेंट्स की दूसरी बार मेरी माँ से आमने सामने भेंट हुई। हेलो कविता जी, अनन्या के पिता ने कहा। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया, इतनी गर्मजोशी के साथ नहीं जैसा दिल्ली हवाई अड्डे पर किया जाता है, लेकिन पूरी तरह ठंडा भी नहीं। मैंने एक क्वालिस बुलवा ली थी। मैं अनन्या के बैग्स कार में रखने में ड्राइवर की मदद करने लगा। माँ ने मुझे हैरत भरी नज़रों से देखा। क्या हुआ, मैंने पूछा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। मैं गाड़ी में सबसे आगे बैठ गया। अनन्या का परिवार बीच की सीटों पर बैठा था। मैं तो सबसे पीछे बैठूंगी, माँ ने कहा। मैं समझ गया कि यह गड़बड़ वाली स्थिति है। नहीं मॉम, मैं पीछे की सीट पर बैठूंगा, मैंने कहा, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया क्योंकि वे पहले ही अपनी जगह पर विराजमान हो चुकी थी। पार्क हेयट, मैंने कहा। ड्राइवर ने कार को दक्षिणी गोवा की ओर घुमा लिया। माँ ने अपने बैग से प्लास्टिक का पैकेट निकाला। यह लीजिए, यह आपके लिए है, माँ ने कहा और अनन्या की माँ की ओर एक साड़ी बढ़ा दी। अनन्या की माँ पीछे मुड़ी और पैकेट ले लिया। थैंक यू, उन्होंने कहा। यह तुषार सिल्क है, माँ ने कहा। मैंने इसे असम एम्पोरियम से लिया है। सिल्क साउथ में भी बहुत पॉपुलर है। हमारे यहाँ कांजीवरम साड़ियाँ मिलती हैं, अनन्या की माँ ने कहा और साड़ी बैग में रख ली। रिजॉर्ट तक पहुँचने तक हमारे बीच ज़्यादा बातें नहीं हुई। होटल स्टाफ ने फूलों की माला और फ्रूट पंच वेलकम ड्रिंक के साथ हमारा स्वागत किया। हम में से कोई भी इससे पहले किसी 5 स्टार होटल में नहीं ठहरा था। यह महंगी तो नहीं है, माँ ने कहा। उन्होंने मुझे एक डील दी है। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि सिटी बैंक की एनुअल कांग्रेस यही कराऊंगा, मैंने कहा। वेलकम मिस्टर क्रिस, हमने आपके लिए 2 गार्डन व्यू रूम्स बुक किए हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, और मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। एक रूम को हमने एक बड़े सी व्यू रूम के रूप में अपग्रेड भी किया है। वाव, अनन्या ने कहा। मैं इससे पहले कभी किसी भी सी व्यू रूम में नहीं ठहरी। जाहिर है अनन्या और मुझे अलग अलग रहना था। मुझे माँ के साथ और अनन्या को अपने पेरेंट्स के साथ रूम शेयर करना था, और चूंकि वे लोग 3 थे इसलिए मैंने अपना रूम भी चुन लिया। अनन्या, तुम्हारी फैमिली बड़ा रूम ले सकती है, माम और मैं दूसरा कमरा ले लेंगे, मैंने कहा। बेल बॉय हमारे कमरे में लगेज ले आया। नाइस प्लेस है ना, मैंने माँ से कहा। हम एक फ्लावर गार्डन से गुजरे। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। सब ठीक तो है ना, मैंने पूछा। माँ ने धीमे से सिर हिला दिया। जब तक हम रूम में नहीं पहुँच गए वे चुप रहीं। बहुत रूखे लोग हैं, माँ ने कहा। कौन? होटल स्टाफ वाले, मैंने गार्डन ब्लू देखने के लिए पर्दे खोलते हुए कहा। शट अप, ये लोग जिन्हें तुम अपने ससुराल वाला बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे ससुराल वाले हैं। वे अपने दामाद से अपना लगेज उठवा रहे हैं। अरे कब? एयरपोर्ट पर। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम उनके नौकर बन गए हो? मैं?
मैंने जवाब की तलाश करते हुए कहा, मैं तो केवल उनकी मदद करना चाहता था। बकवास। और उन्होंने सी व्यू वाला कमरा क्यों लिया? लड़के वाले तो हम हैं। क्योंकि वे लोग संख्या में हमसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा गार्डन भी तो कितना सुंदर है। जो भी हो, लेकिन तुमने उनकी सबसे बड़ी गलती पर ध्यान दिया? उन्होंने कहा, क्या? वे लोग कुछ समझ ही न पाए। मैंने उनकी बेटी को 2 चूड़ियाँ दी। उन्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। पंजाबियों के लिहाज से अनन्या के पेरेंट्स ने भारी भूल कर दी थी। लड़के वालों से कभी खाली हाथ नहीं मिला जाता है। और मैंने उन्हें 2,000 रुपये की सिल्क साड़ी दी और उसने उसकी तारीफ भी नहीं की। उन्होंने तारीफ की तो नहीं, वह अपनी साउथ इंडियन साड़ियों को लेकर डींगे हाँक रही थी। माँ ने कहा, शादी करने के सबसे बड़े नुकसानों में से एक यह भी है, लड़कों को साड़ियों और सोने के जेवरों के बारे में होने वाली बातचीत में शामिल होना पड़ता है। मॉम, हम यहाँ पर उन्हें अच्छी तरह जानने समझने के लिए आए हैं। प्लीज़ पहले से कुछ तय मत करो और डिनर के लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम तो हमेशा उनकी ही साइड लोगे। तुम उनके झांसे में जो आ चुके हो। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़का, इसे अपनी ही कीमत नहीं पता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 91वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासवनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब सुनते हैं उपन्यास टू स्टेट्स के 52वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासवनांचली के स्वर में। पंजाबियों और तमिलों के बीच के अंतर को बूफे भोजन जिस तरह उजागर कर सकता है, वैसे और कोई नहीं कर सकता। तमिलों के लिए यह साधारण सी बात है। वे सबसे पहले सफ़ेद चावल का ढेर लगा लेंगे और फिर उसमें दाल, दही या कोई भी ऐसी चीज़ डाल देंगे जिसमें राई के दाने, नारियल और कड़ी पत्ता हो। लेकिन पंजाबियों का भोजन से एक भावुक जुड़ाव होता है, ठीक वैसे ही जैसे संगीत से उनका भावुक संबंध होता है। पंजाबियों के लिए बूफे में उपलब्ध डिशेस की संख्या फिलाहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। वे यह चाहते हैं कि एक ही प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कैलोरी जमा कर लें, क्योंकि बहुतेरे पार्टी कैटरर उपयोग की गई प्लेटों की संख्या के आधार पर बिल बनाते हैं। साथ ही माँ बचपन से मुझे यह भी समझाती आ रही थीं कि पार्टी में कभी भी कोई ऐसी चीज़ न लो जिसे आसानी से घर पर भी बनाया जा सकता हो या जिसमें इस्तेमाल की गई सामग्री सस्ती हो, जैसे पीली दाल, गोभी, आलू या सलाद। पंजाबियों का ध्यान चिकन पर केंद्रित रहता है या फिर ऐसी डिशेस पर जिसमें खूब सारे मेवे हों या फिर रसीली मिठाइयाँ। मॉम, यहाँ एक प्लेट से ज़्यादा खाना लिया जा सकता है, मैंने कहा। वे मुझे 3 बार बटर चिकन परोस चुकी थी। रियली? नो एक्स्ट्रा चार्ज? उन्होंने कहा। हम अपनी टेबल पर लौट आए। आप लोग राइस ले रहे हैं? माँ ने अनन्या के पेरेंट्स की प्लेट्स देखकर पूछा। अनन्या के पेरेंट्स ने सिर हिला दिया। वे चम्मच से खा रहे थे, लेकिन उनकी अंगुलियां दही और दाल को चावल में मिलाकर खाने के लिए मचल रही थी। अनन्या ने उन्हें चम्मच से खाने को कहा था ताकि मेरी माँ को ज़्यादा शक न पहुँचे। चिकन बहुत अच्छा बना है, आपने लिया? माँ ने उनके लिए एक पीस उठाते हुए कहा। हम लोग वेजिटेरियन हैं, अनन्या की माँ ने ठंडे भाव से कहा। उनके सामने चिकन की टल हवा में टंगी हुई थी। ओह, माँ ने कहा। इट्स ओके आंटी, मैं ट्राई करती हूँ, अनन्या ने कहा। हम चुपचाप खाते रहे। केवल खाना चबाने की मचमच आवाज़ होती रही। अम्मा समथिंग समथिंग, अनन्या ने तमिल में फुसफुसाते हुए कहा। वह उन्हें कुछ बोलने के लिए उकसा रही थी। आपके हस्बैंड नहीं आए? अनन्या की माँ ने पूछा। नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें हवाई यात्रा करने से मना किया है, माँ ने कहा। दिल्ली से गोवा तक सीधी ट्रेन भी तो है, अनन्या के पिता ने कहा। अनन्या ने अपने पिता को देखते हुए एक इशारा किया, जिसका मतलब था कि केवल खाने पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। हम लोग ट्रेन से सफ़र नहीं करते, माँ ने झूठ बोलते हुए कहा। पता नहीं क्यों वे बोलती रहीं। एक्चुअली पंजाबी बहुत दिलवाले लोग होते हैं। हम शानदार ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तो उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देते हैं। माम, आप मीठे में कुछ लेंगी? यहाँ मैंगो आइसक्रीम है, मैंने कहा। उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, हम लोग कभी किसी से खाली हाथ नहीं मिलते और लड़के वालों से खाली हाथ मिलने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता, माँ ने कहा। मैंने धीमे से उनके पैरों को एक धक्का दिया। ओके,
मैंने कल साइट सीइंग के लिए एक कार बुक कर ली है, प्लीज़ 7 बजे तक कॉफ़ी शॉप पहुंच जाइएगा, मैंने कहा। इल्ला साइट सीइंग, अनन्या की माँ ने बुदबुदाते हुए कहा। श्योर, हम लोग पहुंच जाएंगे, अनन्या ने कहा। खाने के बाद अनन्या और मैं पार्क हेड के प्राइवेट बीच पर मिले। मेरे पेरेंट्स अपसेट हैं, अनन्या ने कहा। तुम्हारी मम्मी को ठीक से बातचीत करना सीखना चाहिए। समुद्र की लहरें थपेड़े खा रही थी। कई टूरिस्ट कपल्स हमारे सामने हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता था कि वे अपने होने वाले सास ससुर के बारे में बात नहीं कर रहे थे। और तुम्हारे पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि ठीक से बिहेव कैसे किया जाता है, मैंने कहा। हम भारत की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक पर थे, लेकिन हमारे बीच अनबन हो रही थी। एक भारतीय लव मैरिज में जब तक प्रेमी प्रेमिका शादी कर पाते हैं, तब तक पता नहीं दोनों के बीच कितना प्यार बाकी रह जाता है। वे इससे अच्छा बिहेव और क्या करेंगे, उसने कहा। मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम्हें ठीक वही करना होगा जो मैं कहूँगा, मैंने कहा। यदि तुम्हारी बात समझदारी भरी हुई तो, मेरी समझदार गर्लफ्रेंड ने कहा। स्टेप 1, मेरी माँ के लिए एक महंगा सा गिफ्ट खरीदो। रियली? एस एस। स्टेप 2, कल जब हम लोग गोवा घूमने जाएंगे तो हमेशा खुद पे करने को तैयार रहो। हर जगह? हाँ, रेस्टोरेंट, टैक्सी, हर जगह। और जब तुम लोग पे करने को कहोगे तो वे ना कहेंगी। फिर भी तुम लोग जिद करो कि पे तुम ही करोगे। यदि हो सके तो माँ से उनका पर्स छीन लो ताकि वे खुद पेमेंट न कर सकें। पंजाबियों को यह अच्छा लगता है, न केवल अच्छा बल्कि प्यार भरा। अनन्या का मुंह उतर गया। स्टेप 3, जब सभी लोग आसपास हों तो मुझे कोई काम मत करने दो। उदाहरण के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर अपनी माँ को बोलो कि वे मेरे लिए टोस्ट लाए। उसने गहरी सांस छोड़ी। मेरी माँ यही अपेक्षा रखती हैं, ऐसा ही करो, मैंने कहा। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह कभी ये बातें नहीं मानेगी। और कुछ? उसने कहा। हाँ, स्टेप 4, बीच पर मुझे प्यार करो। नाइस ट्राई प्रीटी पंजाबी बॉय, लेकिन सारी। अब जब तक हम आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक कुछ नहीं। अनन्या कमान, मैंने उसे फुसलाते हुए कहा। पहले हमें इस फैमिली सिचुएशन को फिक्स करना होगा। मैं इतने तनाव में हूं कि किसी और बात के बारे में सोच भी नहीं सकती, अनन्या ने कहा। ओके, यदि कल तक सब कुछ ठीक रहता है तब क्या हम बीच पर प्यार कर सकते हैं? हम उसे ऑपरेशन बीच पैशन कहेंगे। देखते हैं। बीच पैशन? वह मुस्कुराई और मेरे सिर पर एक थपकी लगाई। चलो चलते हैं, डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गोवा का डे टूर बिना किसी धमाके के खत्म हो गया। इसका श्रेय जाता था हमारे खुशमिजाज गोवन टूर गाइड को। हम गोवा के सबसे पुराने चर्च बोम जीसस वैसिलिका में भी गए थे। किसी ऐसे इंसान के साथ कैंडल जलाओ जिसे तुम प्यार करते हो, गाइड ने कहा। मुझे अनन्या और मेरी माँ के बीच चुनाव करना था। यात्रा की नाजुक स्थिति को देखते हुए मैंने माँ को चुना। हम डोना पाउला भी गए। फिल्म एक दूजे के लिए का क्लाइमैक्स यही फिल्माया गया था। यहीं पर वह मशहूर फिल्म फिल्माई गई थी। उत्तर भारत की लड़की, दक्षिण भारत का लड़का, दोनों शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जान दी, गाइड ने कहा। इसके अलावा और हो भी क्या सकता था? माँ ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा। मैं चुप रहा। अनन्या के पेरेंट्स शॉपिंग के लिए पंजीम में ही रुक गए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 52वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के 53वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। हम अनन्या के पेरेंट्स से डिनर के समय मिले। पार्क हेड पर सभी बुफे मील पैकेज का ही एक हिस्सा थे। वे 3 बड़े ब्राउन बैग्स के साथ काफ़ी शॉप पहुँचे। कविता जी, यह आपके लिए है, अनन्या के पिता ने मेरी माँ की ओर बैग्स बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, माँ ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ भेंट स्वीकारते हुए कहा। पहले बैग में 3 साड़ियाँ थीं, दूसरे बैग में मेरे लिए 4 शर्ट थी, तीसरे में मिठाइयाँ, नमकीन, स्नैक्स और गोवा के काजू थे। मैं अनन्या के साथ बुफे काउंटर्स तक गया। इतना काफ़ी है या उन्हें और भी चाहिए, अनन्या ने कहा। इट्स कूल, बिल्कुल इसी की ज़रूरत थी, मैंने कहा। हम सभी टेबल पर बैठ गए और चुपचाप खाते रहे। मुझे हमेशा अनन्या की फैमिली के साथ खाना खाते समय डर लगता था। वे लोग इस तरह खाते थे जैसे किसी मातम में बैठे हों। लेकिन जहाँ इस तरह चुपचाप खाना मुझे अजीब लगता था, वहीं मेरी माँ तो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी।
वे सीट में बार बार बेचैनी से अपनी जगह बदलती रहीं। खाने के समय आने वाली इकलौती आवाज़ प्लेट से चम्मच के टकराने की थी। 5 मिनट बाद माँ बोली, देखिए ना, समय कितना बदल गया है। अब हमारे बच्चे पहले फैसला ले लेते हैं और फिर हमें एक दूसरे से मिलना पड़ता है। हाँ, पहले पहल तो हमें बड़ा शौक लगा था, लेकिन क्रिस चेन्नई में 6 माह रहा। जैसे ही हम उसे जानने लगे, सब ठीक हो गया। अनन्या की माँ ने अपनी स्वाभाविक सख्त आवाज में कहा, ठीक क्या? आप लोग तो भीतर ही भीतर बहुत खुश हो रहे होंगे। आपको इस जैसा काबिल लड़का और कहाँ मिलता? माँ ने कहा। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि अनन्या की माँ इस बात का जवाब देने की कोशिश न करें, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। एक्चुअली हमें काबिल लड़कों की कमी नहीं थी। तमिल लोग एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं। अनन्या के सभी अंकल्स इंजीनियर्स या डॉक्टर्स हैं। अनन्या को अमेरिका से कई रिश्ते आए थे। हाँ, लेकिन वे सभी काले कलूटे लड़के होंगे। क्या उनमें से कोई भी क्रिस जैसा गोरा चिट्टा रहा होगा? लुक्स की बात करें तो तमिल पंजाबियों का मुकाबला नहीं कर सकते, माँ ने बड़े आराम से कहा। उनके लहजे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे कोई कठोर बात कह रही हैं, लेकिन मुझे स्पेगेटी खाते खाते एक धक्का सा लगा। मॉम, आज मीठे में कुछ नया है, मैंने खांसते हुए कहा। आप ब्रेड पुडिंग पसंद करेंगे? और मेरे भाई भी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, माँ ने कहा। अनन्या से पूछिए कैसी आलीशान पार्टी थी। उन्होंने दूल्हे को एक सेंट्रो कार दी है। आपने मेरा बेटा हथिया लिया, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अनन्या किसी स्तब्ध गोल्ड फिश की तरह चुपचाप देखती रही। मैंने उसे देखकर सिर हिलाया, मानो माँ की इस बात की जवाबदेही लेने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने किसी को नहीं हथियाया है, अनन्या की माँ ने आखिरकार जवाब दिया। आपका लड़का ही हमारे घर के चक्कर काटता रहता था। हम भले लोग हैं, इसलिए हम ना नहीं कह पाए। मॉम, अनन्या ने कहा। मैं भला क्यों चुप बैठूं और झूठे इल्जाम सहती रहूं? हमने किसी को झांसे में नहीं लिया। क्या हमें दुख नहीं हो रहा है? हम सभी जानते हैं कि क्रिस के पिता इसके खिलाफ हैं। हमारे रिलेटिव्स पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? फिर भी हम रिश्ते के लिए राजी हुए हैं, अनन्या की माँ ने कहा। आप लोग क्या राजी हुए हैं? आप तो मेरे बेटे के लायक भी नहीं हैं, माँ ने ऊंची आवाज में कहा। प्लीज चिल्लाइए मत, हम एजुकेटेड लोग हैं, अनन्या के पिता ने कहा। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं? माँ ने चुनौती देते हुए कहा। उनका मतलब था हम, यानी हम सभी। ठीक है ना अंकल, हम सभी एजुकेटेड हैं, मैंने जल्दी से बीच में दखल देते हुए कहा। क्या तुम हमेशा इन्हीं लोगों के साइड लेते रहोगे और जब तुम्हारी माँ की बेइज्जती होगी तो बैठकर तालियां बजाओगे? माँ ने कहा। नहीं माँ, मैंने कहा, मैं सोच रहा था मैंने भला किसकी साइड ली। ऐसा नहीं होगा। अनन्या की फैमिली एक दूसरे से तमिल में बतियाने लगी। अंकल खास तौर पर नाराज दिख रहे थे और उनकी सांसें तेज चल रही थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम अपने रूम जा रहे हैं, अनन्या ने कहा। मैंने उनकी ओर चिंता के साथ देखा। क्रिस, हम तुमसे बाद में मिलते हैं, अनन्या ने कहा। मॉम, उनके जाने के बाद मैंने विरोध के स्वर में कहा, क्या आज ब्रेड पुडिंग बनी है ना? चलो थोड़ी सी मंगवा लेते हैं। उन्होंने कहा। मैं माँ के साथ अपने कमरे में चला आया। वे यह दिखावा कर रही थी मानो कुछ हुआ ही न हो। यह रिमोट कैसे काम करता है? मुझे सीरियल देखना है, माँ ने कहा। माम, आप वहाँ थोड़ा बेहतर व्यवहार कर सकती थी, मैंने कहा। माँ ने शब्दों में जवाब नहीं दिया। उन्होंने परमाणु शस्त्र का इस्तेमाल किया। उनके गालों पर आंसू लुढ़कने लगे। ओह प्लीज, मैंने कहा। माँ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना पसंदीदा सीरियल लगा लिया जिसमें बेटा अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल बाहर कर रहा था। माँ टीवी के उन माता पिता के साथ रोती रहीं। वे अपनी सिचुएशन को उनसे जोड़कर देख रही थी। वे पार्क हेयट में थीं और उन्होंने मीठे में 4 तरह की आइसक्रीम और ब्रेड पुडिंग ली थी। लेकिन जाहिर है, दुनिया का हर बेटा विलेन होता है, वह अपनी बीबी के हाथ की कठपुतली होता है। यदि आप यह स्टूपिड सीरियल देखती रहेंगी तो हम बात कैसे करेंगे? मैंने कहा। यह स्टूपिड नहीं है, यह 100% सच्चाई है, उन्होंने जवाब दिया। मैंने टीवी बंद कर दी। माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। प्लीज मुझ पर रहम करो, उन्होंने कहा। मुझसे इस तरह का बर्ताव मत करो। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर अनन्या खड़ी थी।
उसका चेहरा भी आंसुओं से भीगा हुआ था। जब आप पर चारों तरफ से परमाणु आंखों से हमला हो रहा हो तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ? मैंने कहा। डैड के सीने में दर्द हो रहा है, अनन्या ने अपने आंसू रोकते हुए कहा। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैंने कहा। नहीं, अब वे बेहतर हैं, लेकिन कोई और चीज़ है जिससे उन्हें आराम मिल सकता है। क्या? मैंने पूछा। तुम्हारी माम भीतर हैं, मैं उनसे बात कर सकती हूँ? उसने कहा। श्योर। मैं पीछे हट गया। अनन्या भीतर आई। माँ बिस्तर पर बैठी थीं। उसने उनसे कहा, आंटी, मुझे लगता है आपको मेरे पेरेंट्स से माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, गलती तो हमेशा मेरी ही होती है ना, माँ ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर उन्होंने समर्थन के लिए मेरी ओर देखा। आंटी, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आज हम पंजिम में 4 घंटे तक आपके लिए गिफ्ट खरीदते रहे। मेरे माता पिता ने वही किया जो कृष्ण ने हमसे करने के लिए कहा था। क्या? माँ ने कहा। आंटी, आपने उनका अपमान किया है। उन्होंने किसी को झांसे में नहीं लिया है। वे तो शुरू से ही क्रिस के खिलाफ थे, और आज जब उन्होंने क्रिस को स्वीकार कर लिया तो वे जरा शालीन व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। मैं नहीं। माँ ने अपनी बात शुरू की। ओके, इनफ, मैंने कहा। दोनों महिलाएं मेरी ओर मुड़ी। अपने पेरेंट्स को भी यहाँ ले आओ, मैंने कहा। चलो अब सीधे सीधे ही बात करते हैं। सभी ने सभी का अपमान किया है। नहीं क्रिस, आज मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया है, अनन्या ने कहा। माँ बाथरूम में चली गईं। अनन्या, समझने की कोशिश करो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। तुम मेरी माँ को एक तरफ करती जा रही हो। इससे हालात और बदतर हो जाएंगे। चलो दोनों पक्ष एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। मैं अनन्या के साथ दरवाजे तक पहुंचा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अनन्या ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। सभी को यहाँ ले आओ प्लीज, मैंने कहा। मैं रूम में चला आया। माँ अपना मुंह धो चुकी थीं। मैंने सभी को यहाँ बुलाया है, चलो सीधे सीधे शब्दों में बात कर लेते हैं, मैंने कहा। वे चुप रहीं। क्या बात है माम, कुछ कहो तो, मैंने कहा। मैं चाहता था कि अनन्या और उसके पेरेंट्स के आने से पहले माँ कुछ कहें। तुमने अनन्या को देखा? तुमने कभी किसी लड़की को अपनी सास से इस तरह बात करते हुए देखा है? माँ ने पूछा। वह जरा फेमिनिस्ट टाइप की है, मैं स्वीकारता हूँ, मैंने कहा। वह मुझसे कह रही है कि मैं माफ़ी मांगूं। क्या तुम कभी कल्पना कर सकते हो कि मिंटी ड्यूक की माँ से ऐसा कह सकती है? वह अलग तरह की लड़की है। वह कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट है, लेकिन वह सबको साथ लेकर चलने वाली और संवेदनशील भी है। वह ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और इतनी कि वह एक अच्छी बहू नहीं बन सकती, माँ ने कहा। मुझे नहीं पता था कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं, लेकिन मुझे उन्हें शांत करना था। वह इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं है माम, मैंने उसे समझाते हुए कहा। उसने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, लेकिन मैंने उसे उसके ही सब्जेक्ट में पछाड़ दिया था। पंजाबियों की बहू चाहे जितनी ही हाई प्रोफाइल क्यों न हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमें अपनी बहुओं को सीधे रखना आता है, माँ ने कहा। हम भी उसे सीधे ही रखेंगे, मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। वह काबू से बाहर हो चुकी हैं। मॉम, वो यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ है, लेकिन मैं केवल उससे शादी कर रहा हूँ। एक बार वो हमारे घर पर आ जाए, फिर हम उसे काबू कर लेंगे। तुम एक बार ना कह दो, तुम एक बार ना कह दो और वह कुछ नहीं बोलेगी। ये साउथ इंडियन डब्बू और डरपोक होते हैं। मैं वही सब कह रहा था जो मेरी माँ सुनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू मेरे सामने अपनी आवाज़ ऊंची करे या मुझे पलट कर जवाब दे। उसे मेरे अंगूठे के नीचे रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करना, मैंने कहा, लेकिन अब नॉर्मल हो जाइए। मैंने सब कुछ सुन लिया है, अनन्या ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी थी, बेड़ा गर्क। मैं उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। अनन्या, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो, मैंने कहा, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो शादी के बाद मुझे अंगूठे के नीचे रखा जाएगा? बहुत खूब। क्रिस, तो तुम भी अपनी माँ की ही तरह हो, अनन्या ने कहा। अनन्या, मैं? दोनों महिलाएं आंसू से भरी आंखों के साथ मुझे देख रही थीं और अपने अल्टीमेट इमोशनल लेजर हथियार का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। अनन्या के पिता ने अपनी पत्नी के कंधे पर थपकी दी, जिसका मतलब था कि यहाँ से बुरिया बिस्तर बांध कर घर चले। मैंने अपने पेरेंट्स को कहा था कि तुम्हारी माँ उनसे माफ़ी मांगेंगी, लेकिन यहाँ तो तुम लोग और भी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, अनन्या ने कहा और अपने पेरेंट्स के साथ कमरे से बाहर चली गई।
मैं दौड़कर अनन्या के पास गया। रुको, कहाँ जा रही हो? उस सब कुछ खत्म हो गया, उसने कहा। उसका गला रूधा होने के बावजूद उसके शब्द दृढ़तापूर्ण थे। क्या मतलब है तुम्हारा? सब कुछ खत्म हो गया, अनन्या ने स्पष्ट करते हुए कहा। तुम्हारे और मेरे बीच में। तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो क्या? अनन्या, पागल हो गई हो क्या? मैं तो अपनी माँ को केवल फुसला रहा था ताकि वे शांत हो जाएं। मुझे बहलाने फुसलाने से नफरत है क्रिस, और मुझे ऐसे लोगों से और भी ज़्यादा नफरत है जो ऐसा करते हैं, अनन्या ने कहा। उसकी आंखों से आंसू की धार बह निकली। अनन्या के पिता आगे बढ़े और अनन्या के हाथ थाम लिया। सवाल कम्युनिटीज का नहीं, सवाल यह है कि हम किस तरह के लोगों के साथ अपना नाता जोड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा। अनन्या का परिवार वहाँ से चला गया। मैं कॉरिडोर में अकेला खड़ा रहा। मुझे लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे धरती धंस रही हो। कहने की ज़रूरत नहीं कि उस रात हम अपने ऑपरेशन बीच पैशन को अंजाम नहीं दे पाए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 53वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के